Hello, students. I hope you're doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk. And now let's take a quick review of chapter 10th of your grade 10. देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ना है। फिर हम बताएंगे कि बेसिड्स क्या चीज़ें होती हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर एसिड्स और बेसिस के रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं और पीएच क्या होती है, इसको हमने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एसिड्स और बेसिस को फिजिकली देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या पहचान होती है एसिड्स की और बेसिस की। उसके बाद हम केमिकली इनको ऑब्जर्व करेंगे और डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो केमिकली इनको एक्सप्लेन किया उसको भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले फिजिकली इनको देखते हैं। तो अगर हम बात करें टेस्ट की, तो एसिड्स होते हैं सॉर इन टेस्ट, यानी थोड़े से खट्टे होते हैं। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन होता है, ये थोड़ा सा सॉर होता है, उनमें एसिड्स होता है। और बेस बिटर होते हैं, यानी उनमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। जैसे आपका सोप है, ये थोड़ी सी कड़वाहट होती है, इसमें बिटर इन टेस्ट होते हैं। अगर हम इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस की बात करें, तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, लेकिन बेसिस कोई इफेक्ट नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात याद रखें कि ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं एसिड। ब्लू लिटमस एक पेपर होता है, आपने उसको सोल्यूशन में एंटर किया, अगर तो वो रेड हो जाएगा तो ये पहचान होगी एसिड की। इसी तरह अगर उस पर कोई इफेक्ट ना हो तो इसका मतलब वो बेस होगा या कोई और चीज होगी, लेकिन हमने एसिड की पहचान पता लगाने के लिए ब्लू लिटमस देखना होता है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम रेड लिटमस चेक करें, तो रेड लिटमस को एसिड करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन बेसिस उसको ब्लू कर देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, अगर स्किन पे इफेक्ट देखें, तो एसिड थोड़े से क्रोसिव होते हैं, स्किन को खराब करते हैं, और बेसिस भी स्किन टिश्यू को डैमेज करती हैं। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, तो एसिड्स और बेसिस के सॉल्यूशंस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं कि केमिकली किस तरीके से हम एसिड्स और बेस को डिफाइन करते हैं। उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आर्हीनियस साइंटिस्ट है, उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि उसने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया। आर्हीनियस के मुताबिक एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट आयनाइजेज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट आयनाइजेज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है। आर्हीनियस ने हर उस सब्सटेंस को कहा कि वो एसिड होंगे कि जिसमें आपने वाटर मिलाया और वो आयनाइज होके आपको हाइड्रोजन आयन दें। इसी तरह हर वो सब्सटेंसेस बेस होंगे कि जिसमें आपको वाटर में मिलाया और आपको वहां पे हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव आयन दें। आइए इसके एग्जांपल को देखते हैं कि आर्हीनियस के मुताबिक कौन से एसिड होंगे और कौन से बेस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl में अगर हम वाटर मिलाते हैं, HCl प्लस H2O, तो ये आयनाइज होता है और आपको H पॉजिटिव देगा। यहाँ पे याद रखिए AQ मतलब यहाँ पे वाटर है, एक्वा सोल्यूशन है, और प्लस Cl नेगेटिव आयन देगा, ये एक्वियस सोल्यूशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको हाइड्रोजन आयन मिल गए, वाटर में मिलाया, हमें हाइड्रोजन आयन मिल गए, हमें क्लोराइड आयन से गर्ज नहीं है, हमें हाइड्रोजन आयन चाहिए। हाइड्रोजन आयन मिल गए, इसका मतलब एसिड आपका HCl होगा, क्योंकि उसने आपको हाइड्रोजन आयन दिए। अब हम बात करते हैं कौन से सब्सटेंस बेस होंगे। बेस वो सब्सटेंस होंगे जो कि आपको वाटर में मिलके हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। जैसे NaOH को आपने वाटर में मिलाया, तो यहाँ पे आपको Na पॉजिटिव मिल गया एक्वस कंडीशन में, और प्लस OH नेगेटिव मिल गया एक्वस कंडीशन में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, क्योंकि आपको OH नेगेटिव आयन मिल रहे हैं, इसका मतलब कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस होगा। तो यही आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि ब्रोंसिल-लोरी का कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट, ब्रोंसिल-लोरी कॉन्सेप्ट में जाने से पहले ये बात याद रखें कि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक था। यानी आर्हीनियस ने जिस चीजों को कहा कि एसिड हो वो एसिड ही थी, जिन चीजों को कहा कि बेस हो वो बेसिस थी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट था, थोड़ा सा अधूरा था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन उसमें यह है कि आपको बगैर वाटर के पता लगाना हो कि कौन सी चीज एसिड होगी या बेस होगी, तो हम पता नहीं लगा सकते। यानी आपको वाटर में मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन देंगे और हाइड्रोक्सिल आयन देंगे तो पता चलेगा, बगैर वाटर के हम नहीं पता लगा सकते। ये पहली लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन आर्हीनियस की ये थी कि CO2 एसिड का काम करता है या BF3 एसिड का काम करता है। इसी तरह अमोनिया वो बेस की प्रॉपर्टी देता है, जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। लेकिन अमोनिया के पास अगर वो बेस है तो OH तो है ही नहीं, तो वो तो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देगा, तो वो कैसे बेस होगा।
इस कॉन्सेप्ट को फिर कंप्लीट करने के लिए ब्रॉन्सिल-लॉरी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। आइए उसको देखते हैं। ब्रॉन्सिल-लॉरी के मुताबिक an acid is a substance that donates proton and a base is a substance that accepts proton। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रॉन्सिल-लॉरी ये बात कर रहा है कि हर वो उस चीज को हम एसिड कहेंगे जो कि प्रोटॉन डोनेट करे। प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन। तो जहां पे आप देखें कि H पॉजिटिव आयन एक स्पीशीज डोनेट कर रही है तो उसको आपने एसिड का नाम देना है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो स्पीशी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है उसको आपने बेस का नाम देना है। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल HCl को जब हम मिलाते हैं अमोनिया से सो हमारे पास रिएक्शन होता है और बनता है NH4 पॉजिटिव +1 और प्लस क्लोराइड आयन नेगेटिव। अब स्टूडेंट आप गौर करें कि यहाँ पे Cl के साथ कौन है? Cl के साथ H है, लेकिन क्या यहाँ पे Cl के साथ H है? नो। इसका मतलब कि H यहाँ से गया है, H लूज हुआ है, इसका मतलब ये प्रोटॉन डोनेट हो रहा है। प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, इसका मतलब HCl क्या होगा? एसिड होगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि NH3 में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है? एक हाइड्रोजन ऐड अप हो चुका है। इसका मतलब कि ये बेस होगा क्योंकि ये प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अमोनिया यहाँ पे बेस होगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में जो बात अधूरी थी वो यहाँ पे हो गई पूरी कि अमोनिया पता लग गया बेस है। तो वो कैसे है? क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि आर्हेनियस के मुताबिक ये बेस नहीं होगा क्योंकि वो तो OH नेगेटिव आयन नहीं दे सकता। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि ब्रॉन्सिल-लॉरी के कॉन्सेप्ट में भी कुछ लिमिटेशन थी। अभी भी ब्रॉन्सिल-लॉरी कॉन्सेप्ट आपको ये नहीं बता सका कि BF3 या CO2 ये एसिड्स कैसे हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाते। आप ऑब्वियस बात है CO2 में H है ही नहीं, इसी तरह BF3 में H है ही नहीं, तो ये प्रोटॉन कैसे डोनेट करेंगे? सो अभी भी इसमें कुछ लिमिटेशन है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो आया लेविस कॉन्सेप्ट। अब लेविस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट, लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अ लेविस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। A Lewis base is a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond। देखिए स्टूडेंट, हर वो सब्सटेंस लेविस के मुताबिक एसिड होगा जो कि एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ताकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए। इसी तरह हर वो सब्सटेंस लेविस के मुताबिक बेस होगा जो कि डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ताकि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करें अमोनिया की NH3 की और इसका रिएक्शन करवाएं BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ, तो आप देखेंगे इसमें बनेगा क्या। इसमें होता ही है स्टूडेंट्स, मैंने अपने डिटेल लेक्चर में बताया हुआ है कि अमोनिया के पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट करता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो हमने जो ऊपर डेफिनेशन बताई कि बेस कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब ये आपका होगा बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है डोनेट और ये एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, इसकी डिटेल आपको मेरे मेन लेक्चर में मिलेगी। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि BF3 एसिड का काम करेगा क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया लिविस के अकॉर्डिंग हर वो चीज एसिड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखें कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है कि जिसमें एक स्पीशी अपने लोन पेयर को डोनेट करती है ताकि दूसरे की भी हेल्प हो जाए और उसका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा करने से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसका रिजल्ट बनेगा NH3 BF3। सो ओवरऑल आपका ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े और तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। आइए स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर यानी pH स्केल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अपने मेन लेक्चर में एक डेरिवेशन की है कि जब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं सो उसमें एक कंडीशन आती है कि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 25 सेल्सियस पे 1 × 10⁻⁻7 होती है। आइए मैं इसको लिख के आपको बताता हूँ। देखें एट 25 डिग्री C H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी होती है 1 × 10⁻⁻7 और OH नेगेटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आती है
जो हमने लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है वो भी 1 इंटू 10⁻⁻7 होती है। अब क्योंकि ये वाटर का केस था तो हम कहते हैं वाटर न्यूट्रल है। अब ये देखिए यहाँ पे ये बात इन्होंने बताई हुई है और OH नेगेटिव भी आपको बता रहे हैं ये न्यूट्रल है। अब स्टूडेंट क्योंकि 10⁻⁷ थोड़ी सी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, यानी -7 का मतलब 0.007 टाइम्स जाके 1 बनेगा, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि इसी वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं, यानी हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं 10⁻⁷ का। अब स्टूडेंट इसका आंसर आ जाता है 7। ये जो मैंने लिखा है नेगेटिव लॉग, ऐसा करना पीएच कहलाता है, यानी ये हम हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये पीएच कहलाएगा और इसकी पीएच बन जाएगी 7, क्योंकि आप जब नेगेटिव लॉग 10⁻⁷ का लेंगे तो उसका आंसर 7 बनेगा। सो पीएच की वैल्यू हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा इजीली एक्सेप्टेबल और इजी नजर आए, सो हम पीएच 7 पे कहेंगे कोई चीज न्यूट्रल होती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जब H प्लस आयन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी जब H प्लस आयन की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁷ होगी, सो ये शो करेगी कि कोई चीज एसिड है, क्योंकि एसिड तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट जब OH नेगेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁷ होगी, तो इसका मतलब ये शो करेगी कि कोई चीज बेस है, क्योंकि बेस क्या करते हैं, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो दो बातें आपको ये ज़हन में रखनी है, ये यहाँ पे शो भी हुई हुई है। देखें, ये पहले आप इसको न्यूट्रल का पॉइंट आपने लगा लिया। अब एसिड के लिए आप देखिए ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये वैल्यू यानी H प्लस आयन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये एसिड होता जा रहा है। इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि पीएच आप देखें, पीएच स्केल कम होता जाएगा, यानी पीएच आपकी 7 से जब कम होती जाएगी तो वो एसिड होगी। सो हम एक और बात लिख सकते हैं कि व्हेन पीएच इज लेस देन 7, तो ये भी आपका एसिड होगा। इसी तरह स्टूडेंट हम बेस की जब बात करेंगे तो बेस में हम कहेंगे कि जब पीओएच वो आपकी ग्रेटर देन 7 होगी, यानी 7 से जब ज्यादा होगी, तो वो आपका एसिड होगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे पीएच आपकी कम होती जा रही है, यानी ये पीएच आपकी कम होती जा रही है, वैसे वैसे पीओएच आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों बातें आपकी एसिड के बारे में बातें हैं। अगर हम बेस की बात करें तो बेस के लिए हम कहेंगे कि जब पीएच आपकी ग्रेटर देन 7 होगी, तो इसका मतलब ये आपका बेस होगा, या जब पीओएच आपकी लेस देन 7 होगी, तो इसका मतलब ये भी आपका बेस होगा। सो ये बातें देखिए यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब पीएच को अगर आप देखिए, पीएच का न्यूट्रल वाला पॉइंट पहले आप लगा लीजिए। न्यूट्रल वाला पॉइंट आपका आ गया सेंटर में, यानी 10⁻⁷। तो स्टूडेंट देखिए, न्यूट्रल वाला पॉइंट आप अगेन लगा लीजिए, ये आपका पीएच है और ये आपकी पीओएच वैल्यू है। जब पीएच आपकी बढ़ रही है 7 से, तो देखिए ये ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया किसका है, ये बेसिक है। इसी तरह जब आप पीओएच की बात करेंगे तो वो ऊपर की तरफ देखें कम होती जा रही है, तो जब कम होती जाएगी तो इसका मतलब ये भी शो कर रहा होगा कि बेसिक है। पीओएच का कम होने का मतलब ये है कि ओएच की वैल्यू एक्चुअली ज्यादा हो रही है। सो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, पीएच को हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और पीएच को हम फाइंड करते हैं, इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। आइए स्टूडेंट्स, अब मेजरमेंट ऑफ पीएच की बात करते हैं। पीएच को मेजर करने का जो पहला मेथड है वो है पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो पीएच पेपर जैसे कि शो हो रहा है, इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक पेपर होता है, उसको हम किसी खास सोल्यूशन में डिप करें, उसमें जो भी कलर आए उसको आपने उस पेपर की स्ट्रिप से मैच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, येलो कलर आपको बताएगा कि पीएच आपकी 5 है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लिटमस पेपर की। याद रखें स्टूडेंट्स, लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ब्लू लिटमस और एक होते हैं रेड लिटमस। तो आपको याद रखना है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। तो ये पहचान है एसिड और बेसिस की, जो कि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कवर की। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ कॉमन इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर एक्चुअली आपके कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिथाइल रेड की अगर हम बात करें तो उनका एसिडिक सॉल्यूशन में कलर रेड होता है और बेसिक में येलो होता है। इसी तरह स्टूडेंट ब्रोमोथाइमोल ब्लू, वो एसिडिक सॉल्यूशन में येलो होता है, बेस में ब्लू होता है। और इसी तरह स्टूडेंट फिनोल्फ्थलीन, जो कि बड़ा कॉमन है, वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन आता है तो वो पिंक हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सॉल्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस,
यानी स्टूडेंट सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होंगे जो कि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनेंगे। आइए एक रिएक्शन लिखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि सॉल्ट एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, HCl इज एन एसिड और NaOH इज अ बेस। तो एक एसिड लिया, एक बेस लिया, ये जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इससे बनता है NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पे जो आपका NaCl है ये एक्चुअली आपका सॉल्ट है, राइट? आप इससे फेमिलियर भी हैं। तो सॉल्ट में देखिए स्टूडेंट्स, जो सॉल्ट बना है उसमें दो चीजें हैं, एक है Na और दूसरा है आपका Cl। अब ये जो Na आ रहा है इसको गौर करें कहाँ से आ रहा है। ये Na मेटल है, ये आपका बेस से आ रहा है। क्योंकि ये बेस से आ रहा है तो इसको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, बेसिक रेडिकल। और ये नॉर्मली क्या होता है, ये एक्चुअली आपका मेटल होता है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो Cl है ये कहां से आ रहा है, Cl आपका आ रहा है HCl से, यानी एसिड से आ रहा है। इसी वजह से हम इसको कहेंगे एसिड रेडिकल या एसिडिक रेडिकल। और क्योंकि ये नॉन मेटल है तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है, इट इज अ नॉन मेटल। सो स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में याद रखें हमेशा वाटर बनता है, एसिड एसिड नहीं रहता, बेस बेस नहीं रहता, वो मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। आइए सॉल्ट्स की मेकिंग के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, उसको देखते हैं। तो मेथड्स ऑफ मेकिंग सॉल्ट्स, पहला मेथड है एसिड और बेस, वो आपको सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम HCl लेते हैं एसिड और NaOH लेते हैं बेस, तो इससे बनेगा NaCl सॉल्ट प्लस वाटर H2O। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो वो भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड वंस अगेन HCl है और मेटल ऑक्साइड आप ले लें कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सो इससे भी आपका सॉल्ट बनेगा, CaCl2 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। सो इसको आपको बैलेंस करना होगा। देखें यहाँ पे 2 आप लिख दें क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है और इसके अलावा कैल्शियम आपका एक है, ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पर भी कैल्शियम एक है और ऑक्सीजन एक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसी तरह स्टूडेंट जब भी एसिड और मेटल मिलते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड अब की बार आप ले लें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कोई भी मेटल ले लें, सोडियम ले लें, सोडियम इज अ मेटल, तो ये मिलके भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से एक्चुअली रिलीज होगी। इसी तरह स्टूडेंट एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। आप ले लें एसिड HCl प्लस मेटल कार्बोनेट आप ले लें Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है जो कि मेटल कार्बोनेट है। अब यहाँ पे बनेगा सॉल्ट यानी NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O, ये तीन चीजें बनेगी। इसी तरह स्टूडेंट लास्टली हम कहते हैं कि एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर, जो कि हमने स्टार्ट में भी देखा कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। देखिए स्टूडेंट सॉल्ट के कुछ यूजेस हैं जो कि बड़ी फेमिलियर हैं कि ये प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में यूज होता है। इसके अलावा सॉल्ट क्यों यूज होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए, क्योंकि ये इनहिबिट करता है यानी रोकता है फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को जो कि फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। और कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जैसे सल्फाइड्स हो गए, बेंजोएट्स हो गए, ये 1000 ईयर से यूज होते जा रहे हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये चैप्टर की समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk।